अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की सियासत में इस वक्त 12 सवालात की गूंज है और ये सवालात साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से जो है वो सामने आए हैं। वैसे तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अदालती फैसला आया और अवामी महाज पर इनके हालात जो भी हों, मगर इनमें से जो ज़्यादातर हैं वो, बल्कि तमाम के तमाम ही कहना चाहिए, वो कानूनी नुकात हैं। तो इन कानूनी नुकात की अदालती महाज पर क्या अहमियत है, इनमें कितना वजन है, हमने सोचा आज प्रोग्राम में इस हवाले से बात की जाए। और आज एक बड़ी खुसूसी नशिस्त है, एक बड़ी आम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एंड डेमोक्रेट पार्टी के सरबराह जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आज प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया जी सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आज जो मियाँ साहब के 12 सवालात है वही आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपकी राय उन पर मैं चाहता हूँ। अब पहला जो मियाँ साहब ने मेरा ख्याल है सवाल जो उठाया, और ये बड़ी कोई सीरियस रिजर्वेशन भी है, मैं उसी से आगाज करना चाहता हूँ। जो उन्होंने पहला सवाल उठाया और उन्होंने वो व्हाट्सएप वाली जो है वो उन्होंने कहा कि क्या कभी इस तरह से हुआ है कि इस तरह से व्हाट्सएप कॉल्स का मामला जो है वो सामने आया हो, इस तरह से तफ्तीश करने वालों का इंतखाब जो जजेस अगर करे तो वो इस तरह से करे, इस पर आपकी क्या राय है? रहमान साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट आज सेशन रखा है। ये क्वेश्चन मैंने भी सुने थे क्योंकि कल पेपर्स में तमाम जगहें पढ़े भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि इस सिलसिले में क्योंकि अब रिव्यू पटिशनें फाइल हो गई हुई। अच्छा। और मियाँ साहब की तरफ से 2 रिव्यू पटिशनें फाइल हुई हैं, बाकी उनकी फैमिली की तरफ से भी हो गई हैं। इसलिए जो भी मेरी तरफ से या जो भी कुछ मैं कहूँगा ये कोई मतलब बाइंडिंग नहीं है। अच्छा। ये टेंटेटिव प्रेमा फेशी जो ये वो कहते हैं उनका जो है ना, यूँ समझे कि मेरी फीलिंग है या मेरी इन्फ्लुएंशियल है, फैसला तो बाहर का सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर सब जुडिस होता है तो हमें उसमें बहुत जो है ना केयरफुल होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात और मैं साथ ही साथ एक आपको और भी बता दूं, ये मियाँ साहब जिन फोरम्स पे बात कर रहे हैं और बड़ा अनायस शो करके, ये वो फोरम नहीं है। अच्छा। फोरम तो आपके पास अब सुप्रीम कोर्ट का है। फोरम से आपकी मुराद पब्लिकली जो बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसको बल्कि अच्छा नहीं समझता हूं। और क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन की तस्दीक भी आप करते हो, जब आप इंस्टीट्यूशन की तस्दीक करोगे और ये बातें आप रिपीट करोगे जो कि उस वक्त जब इनका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, ये जैसा आपने पहला केस के क्वेश्चन रेज किया है वो जो कि उन्होंने किया था, ये एक्चुअली जो है ना केसेस वो हैं, वो पॉइंट्स हैं जो कि अब डिस्कस होंगे अगर इन्होंने रेज किए। अच्छा। लेकिन बारकैफ आप जहां पर खड़े होकर ये बातें करते हो, फैसला तो उन्होंने नहीं करना। फैसला तो करना है उन्होंने जो कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनको जो है ना कानून और आइन के मुताबिक जो भी कुछ उनके इख्तियारात होंगे उनको करना होगा। देखिए, रिव्यू में सबसे बड़ी एक बात ही करनी होती है कि आप देखें कि कोई जजमेंट में कोई एरर आपको नजर आ रहा है और आप इतनी अनायस जो दिखाते हो और उसके ऊपर नाराजगी करते हो, ये तो ज़ाहिर नहीं। मगर ये जो तरीक़ेकार के हवाले से सवालात उठाए गए हैं, जो व्हाट्सएप कॉल वाला या तफ्तीशकारों के इंतखाब वाला मामला, उन्होंने तो सवालात रिव्यू जजमेंट पे भी हैं, मगर उन्होंने उससे पहले भी जो है वो तरीक़ेकार पर भी सवालात उठाए। क्या वो सवालात उठाना बनता नहीं है? तरीक़ेकार से कोई एरर नहीं बनता। आप आर्टिकल 188 को जब पढ़ेंगे उस वक्त आप रिव्यू की पावर वो करते हैं जब या एक्सरसाइज करते हैं जब वहां पर कोई एरर आपको आ रहा हो। ये जो आपका सब क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप का क्वेश्चन जिस वक्त केस चल रहा था उस वक्त रेज हुआ था। अभी ये रेज नहीं किया जा सकता। नहीं, अभी रेज इसलिए नहीं किया सकता था, उन्होंने उस वक्त उसको कह दिया था कि हमने खुद रजिस्ट्रार को कहा था, जो हेड कर रहे थे 3 मेंबर बेंच को, जैसे एजाज अफजल साहब, उन्होंने खुद क्लैरिफाई कर दिया था कि ये हमारे कहने पर रजिस्ट्रार ने जो, और मैंने उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था कि रजिस्ट्रार खुद कोई चीज नहीं होती। तो ये रजिस्ट्रार काम करता है अंडर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के। जब सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा होता है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और उसमें जो है ना जितनी भी आप बात करें वो मामला खत्म हो गया हुआ। या तो इमीडिएटली आप उस वक्त रिव्यू करते, वो उन्होंने लिखकर इजाजत दे दी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और फिर यही जो है वो जवाब जो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि क्या कभी इस तरह की GIT तश्कील दी गई है, तो फिर इसका मतलब है इस सवाल के पूछने का भी जो है वो वक्त वो गुजर चुका है। उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ। आपने देखा होगा कि जब ये हियरिंग हो रही थी उस वक्त नैब के चेयरमैन को बुलाया गया। नैब के चेयरमैन ने
जो उनका एटीट्यूड था वो नेगेटिव था, और बल्कि उसमें किसी जज साहब ने जो है नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस भी दी। उसके बाद फिर आपके पास जो और कोई अदारा नहीं रह जाता। आपका देखें एसएससीपी का जो चेयरमैन है वो जो है ना वहां पर टेम्परिंग में इन्वॉल्व मिला, उसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। एफबीआर को कहा कि आपने इन्वेस्टिगेशन में कुछ किया, उन्होंने भी कोई नहीं किया। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 में इस किस्म के इख्तियारात हैं, और ये वो मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं है, बहुत से वक्तों में इस तरह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजेस पर भी इस किस्म की जो है ना कमीशन जो कि प्रोब करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव कमीशंस। जी आपको याद होगा ये जो था इसका जो था हुसैन हक्कानी वाला केस था, वो जो मुल्लन वाला केस था, और उसके बाद एजाज मंसूर वाला जो केस था, उसमें 3 मेंबर थे और वो हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस थे। जस्टिस काजी फैज ईसा थे, जस्टिस मुशीर आलम थे जो सिंध हाई कोर्ट के थे, और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे। तो ये कोई नई बात तो नहीं, गैर मामूली चीज इसमें नहीं। आप आर्टिकल 187 को पढ़ लीजिए ना। ठीक, एक और चीज जो कि मैं चाहता हूं, चाहे आप बात जरूर करें मगर उसको इसमें साथ शामिल कर लें और जवाब दे दें। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था वो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई तफ्तीश हो रही है, जो आपने कमीशन का भी जिनका जिक्र किया, रिटायर्ड जजेस उनमें थे, मगर खुफिया एजेंसियों के जो अराकीन हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपे जाने का तो शायद नहीं इस तरह से। मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब डॉन लीग का केस चला था तो ये 2 ब्रिगेडियर वहां पर शामिल नहीं थे। किसने शामिल किया था? गवर्नमेंट ने खुद शामिल किया था। कौन सी गवर्नमेंट ने? जिसको हेड मियां साहब उस वक्त कर रहे थे। और वो तो हुकूमत की बनाई हुई कमेटी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। पावर फॉर डूइंग द जस्टिस, देखिए ना, ये जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, ये कौन है? ये तो पाकिस्तान के लोग हैं। आप आर्टिकल 187 को पढ़ें, आप आर्टिकल 190 को पढ़ें, ये कोई गैर तो नहीं है। आपके पास ये जो आप अपना कहते हो कि जी सिक्योरिटी एजेंसी किसकी है? हमारे इस मुल्क की है। अब ये जो यहाँ पर आईबी के चीफ हैं, जब बैंक ऑफ पंजाब का केस मैं सुन रहा था, आईबी के चीफ को ये जो मौजूदा है, इनको मैंने अपॉइंट किया था प्रोब करने के लिए एज ए आईबी चीफ, और इन्होंने तमाम प्रोब करने के बाद बैंक ऑफ पंजाब की जितनी भी वहां पर हुई थी मिस एप्रोप्रिएशन पैसों की, दूसरी तीसरी, वो सारी लाकर इन्होंने हमारे सामने रिपोर्टें फाइल की थी। तो उस वक्त तो इसलिए हमें करना पड़ता है ताकि ये थॉरोली प्रोब कर सके। इनके पास इतना नॉलेज होता है, इनके पास ये आप ये कह रहे हैं कि अदालत का मुकम्मल इख्तियार है कि वो किसी भी इदारे से कह सके, चाहे वो खुफिया इदारा उनमें शामिल हो, उसे कह सके कि आप इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन आप 2 आर्टिकल 187 और 190 जो अपने ज़हन में रखिए, और एक साथ और बात भी रखिए। बाकी तमाम कोर्ट्स के लिए ये लिखा होता है कि दीज आर द कोर्ट ऑफ जस्टिस और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। जब 187 को आप पढ़ते हो ना, तो वहां पर आपको स्पेसिफिकली कहना पड़ता है, वहां कहा हुआ है कि आप वो एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकें जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी हो। यहां पर आप इसकी बैकग्राउंड देखें। अच्छा, नैब आपकी कोऑपरेशन नहीं कर रही है, एफबीआर ने कोई इंक्वायरी नहीं की है इनके केस में, एफआईआर ने कोई उस वक्त तक काम नहीं किया जब तक उसको कोई इंटरेस्ट नहीं की गई। इसके बाद वो जो हमारा एससीसीपी था उसके जो चेयरमैन थे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को खुद केस रजिस्टर करवाना पड़ा, जो कि टेम्परम में इन्वॉल्व थे। और इन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा है कि अगर ये हालात होंगे और एक प्राइम मिनिस्टर वहां पर बैठा हुआ है तो हम फिर क्या करें, हमें तो फिर दूसरी तरफ देखना पड़ता है। ये बैकग्राउंड था। अच्छा, और क्यों देखना पड़ता है? ताकि हम इसको थॉरोली इसकी इन्वेस्टिगेशन सवाल नंबर 4, क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने किसी भी जीआईटी की या जो कमीशन बना उसकी इस तरह से खुद निगरानी की है? मेमोगेट वाले केस में मैं चीफ जस्टिस था, हमने खुद की। हज स्कैंडल वाले में तो हमने खुद की। और उसके बाद सबसे बड़ा ये टेररिज्म का जो केस 1999 में कंट्रोल करने के लिए हुआ था, शेख लियाकत वाला केस था, वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद निगरानी करते थे। अच्छा। इसी तरह फिर हज स्कैंडल का केस था, NICL वाले का केस था, और देयर आर सो मेनी अदर केसेस। ये सबसे आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा, एक मर्डर हो गया था कराची में, वो शाजेब के नाम से एक लड़के को मर्डर कर दिया था, उसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉनिटर किया। और भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेकर उसको खुद जो तो 184 में ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। इस तरह के केसेस के अंदर अगर जीआईटी बनती है तो उसकी निगरानी की जाए, फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स उसकी मांगी जाए। नहीं तो आप उसमें क्या दिखाना चाहते हैं कि एरर कोई दिखाए ना? इसमें कोई एरर नहीं है।
ठीक है, मैंने पहले आपसे कहा कि प्राइमा फेशियम हमको ये देखना है कि इसके इन बातों से कहने से कोई एरर तो नहीं है, और आप एड्रेस कर रहे हो पब्लिक को। पब्लिक में हमारे सारे लॉयर्स थे, मुझे बड़ी इज्जत है अपने लॉयर्स की, लेकिन इनके लिए ये फोरम तो नहीं है। अगर आपके पास ये केस था तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। वो असल में बात ये होती है ना कि जब किसी के अगेंस्ट कोई केस हो जाता है ना, तो फिर उसको जो है ना किसी तरीके से अपना जो है ना गुस्सा तो उतारना होता है ना। अपने वक्त से कंट्रास्ट नजर आया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो लॉयर्स हैं, मुझे मालूम है उनका बड़ा किरदार रहा है वकला तहरीक में। जब आपकी बहाली के लिए जो लोग बाहर निकले थे, वकला जब बाहर निकले थे, नहीं कंट्रास्ट किस बात का? जाहिर है कि अब वो जो उनके लीडर हैं जो कि मुस्लिम लीग के, तो जाहिर है वो चेयरमैन भी नहीं रहे, सॉरी वो प्रेसिडेंट भी नहीं रहे हैं, अगर उनकी इनविटेशन पर वो होता है। लेकिन वकला सारे कानून को समझते हैं, इस तरीके से तो आप वकला के सामने अपना केस पुटअप नहीं कर सकते हैं। वो तो ऐसी बात होगी ना, मैं जब था ना वहां पर बलूचिस्तान में, एक दिन मैं जेल विजिट कर रहा था, तो मुझे सुपरटेंडेंट कहा कि आप सर जेल ना जाए, उधर कैदियों को मिलने ना जाए। मैंने कहा क्यों? कहते सर ये कंडेम सेल के हैं तो ये तो बहुत सी बातें करते हैं। तो मैंने कहा यार क्या बात करते हो, एक तो इनको फांसी की सजा मिली हुई है, चलो यार गुस्सा उतार लेने तो कोई नहीं बात। अरे असल में मगर वकला से खिताब उनका करना, वकला से खिताब करना, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि वकला तहरीकें जो है माजी में बड़ी बड़ी जोरदार रही हैं, और इसी वजह से शायद उन्होंने इस फोरम का इंतखाब किया जहां पर वो अपना केस पुट अप कर सकें। में और इस तारीख में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, वो जो तहरीक थी वो जो थी एक डिक्टेटर के अगेंस्ट थी। यहां ये अपने उस तहरीक को लाना चाहते हैं कि जो इनकी करप्शन है उसको छुपाया जा सके। ये किस तरीके से आप देखें, उस वक्त क्योंकि मैं चीफ जस्टिस था, मेरे ऊपर सारी जो है ना वो सेंटर कर रही थी, मैंने किसी दिन भी अपनी तमाम स्पीचेस में आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, मैंने एक लफ्ज नहीं कहा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के खिलाफ हो। अच्छा। ना मैंने वो कहा कि जो कि मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस चल रहा था, और या जो मेरी पिटीशन पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में उसके मतलब एक लफ्ज नहीं कहा। आपने एक साइड में तो रिव्यू पिटीशन फाइल की, रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद अभी आप कहते हो कि इन फोरम्स पे जाकर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो किया। ये तरीका नहीं है, ना ही इसकी वजह से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो वकला को जो है वो साथ नहीं देना चाहिए। नहीं, वकला तो देखे ना, वकला तो क्योंकि उनके लीडर ने देने या न देने की बात नहीं है, उनको चाहिए था कि ये इन चीजों को कन्फ्रंट ना करें जो कि सब जुडिस है। जैसे मैंने पहले अपनी रिजर्वेशन की है कि मैटर सब जुडिस है, मैं जो भी कहूंगा ये टेंटेटिव बातें हैं, कोई इसमें फाइनल बात। मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं, और बाकी जो सवालात मियां साहब ने उठाए हैं वो भी हम इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने रखेंगे और इनकी राय लेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की नशिस्त मियां साहब के पूछे गए 12 सवालात पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की राय क्या है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये क्योंकि कानूनी निकात हैं तो इनमें कितना अदालती महाज पर कितने इनकी अहमियत, इनमें कितना वजन है, इस पर हम बात कर रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब, 5वां सवाल जो मियां साहब ने पूछा, उन्होंने कहा क्या किसी भी दरखास्त में दुबई की कंपनी और तनख्वाह लेने की बुनियाद पर नाअहली की इस्तदा की गई थी, यानी कि एक मैटर जो कि ओरिजिनल दरखास्त में जिसका जिक्र नहीं था, मगर बाद में कोर्ट उसी पे जो है वो डिसाइड कर देता है। इसको जरा तसल्ली से सुन लीजिए। इसका इंकशाफ जीआईटी की रिपोर्ट में हुआ था। जीआईटी के सामने मियां साहब खुद भी पेश हुए थे और जो रिपोर्ट थी उसकी कॉपीज इनको यानी कि इनके वकला के जरिए पहुंचाई गई थी। इनके वकला ने खुद एडमिट किया कि हाँ वो एडमिशन है, और वो एडमिशन उन्होंने रिप्रोड्यूस किया कि हमारी कंपनी थी लेकिन हम उसमें से तनख्वाह नहीं ले रहे थे। ये एक उनकी कंसीलमेंट थी। अब आपने दूसरी बात पूछी कि एज सच, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या फॉर दैट मैटर सिविल जज की कचहरी को भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब आप अंदाजा कर लें, सिविल जज की कचहरी को भी वो पावर्स अवेलेबल होती हैं कि जो अल्टीमेटली मटेरियल आपके पास रिकॉर्ड में आया है आप उस पर रिलायंस करके आप जो है ना उसको डिस्पोज ऑफ करें, रिलीफ भी आप दे सकते हैं। अच्छा, एक और बात, बात टाइम क्रिमिनल केसेस हमारे पास होते हैं, सारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही थी करप्शन के अगेंस्ट जो कि नैब को करनी होती है दूसरे, उसमें एक चार्ज हम नहीं फ्रेम करते हैं समटाइम, और लेकिन मटेरियल आ जाता है चार्ज फ्रेम किए बगैर, एक सेक्शन है हमारे सीआरपीसी का, उसके नीचे
हम मुल्ज़िम को सजा भी दे सकते हैं। और इनको तो कुछ नहीं अभी तक। नहीं, मगर ये सवाल जो पूछा जा रहा था कि जी के मामला पानामा का था, मगर निकला अकामा, और एक ऐसी जो है चीज की बुनियाद बनाकर फैसला किया गया जो कि शुरू में जिस इंजरी के बारे में अगर हम कानूनी जुबान में बात करें उसका जिक्र ही नहीं था कंप्लेंट्स के अंदर, तो ये फैसला दिया जा सकता है इस तरह से। ये ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, करप्शन का मामला था, ये करप्शन का मामला था, और करप्शन में इनको जो सैलरी 10,000 दिरहम मिलती थी पर मंथ, उसको आप कैलकुलेट करें तकरीबन 3 लाख रुपए महीना बनती है। अच्छा, और वो आप देख लें कब से ये ले रहे थे। और जब इन्होंने इलेक्शन के अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए उस वक्त इन्होंने सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 जो कि हमारा कानून है इलेक्शन का, उसके नीचे इनको डिस्क्लोज करना था कि मेरे पास ये पैसे भी हैं, वो भी आप ना करते। हमारी जो पार्टी है ना, पाकिस्तान जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके हमारे एक शेख हसनुद्दीन साहब और दूसरे मियां आशिक साहब और अरशद साहब, इन्होंने एक इसके ऊपर बहुत बड़ी जो है ना रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद हमने एक पेपर बनवाया। उन्होंने पेपर में बनवाया कि सर इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था, और इनको ना सिर्फ वहां एक्सप्लेन करते इनकम टैक्स की स्टेटमेंट में, बल्कि ये सुन लीजिएगा, इनको चाहिए था जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट दाखिल होती है आप उसमें भी करें। क्योंकि अदर क्या नाम रहमान, क्या हो रहा था, आप मुल्क से बाहर तनख्वाह ले रहे थे, ये आपकी जो तनख्वाह है काउंट फॉर होगी जब आप उसको यूटिलाइज करोगे, लेकिन इनके जो फॉरेन कंट्रीज के जो आप पैसे ले रहे हैं आपको डिस्क्लोज करना अच्छा, तो जरूरी है। अगर थोड़ा सा अगर एक आम आदमी के लिए अगर इसको सादा जुबान में अगर हम देखें तो मामला ये था कि जी कि अगर आप क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस हैं, आपके सामने एक केस आता है, उस केस में आप सुनते हुए दरमियान में कोई नया फैक्ट जिस तरह जीआईटी बनी, वो नया फैक्ट आपके सामने आ जाए तो आप उसकी बुनियाद पर फैसला दे सकते हैं, उसको बुनियाद बनाकर जो है वो मुल्जिम के खिलाफ जो है वो फैसला दिया जा सकता है। मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं कि ये तो सिविल जज भी फैसला दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी दे सकती है, और इसमें इनको कन्फ्रंट किया गया था अपने वकील साहब के जरिए से। वकील साहब ने एडमिट किया और जो उन्होंने रिप्लाई फाइल किया था उसमें वो बात लिखी हुई है, एडमिटेड। और जब आपने एडमिट कर लिया तो फिर अब आप जो है ऑब्जेक्शन किस बात का कर रहे हो। अगला मामला भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है इफ्तिखार चौधरी साहब, छठा सवाल कि इन्होंने कोई भी अदालत मुल्की कवानीन को नजरअंदाज करके जो है वो मतलब के मानी तलाश करने के लिए डिक्शनरी का जो है वो सहारा लिया, ये क्या बहुत ही गैर मामूली है। मेरा ख्याल है कि जिस साहब ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया है वो शायद बहुत बड़े अपने आप को जूरिस्ट समझते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। दुनिया जहान के फैसले, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, यूके, जहां से भी उठा लें, 1,10,000 जजमेंटें आपको मिलेंगी कि जब इंटरप्रिटेशन हम करते हैं किसी लॉ की, हम डिक्शनरी को भी चेक करते हैं, वर्ड्स एंड फ्रेजेस को भी हम चेक करते हैं, ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि विजडम क्या था, ये विजडम कौन इस्तेमाल करता है, कि जहां पर ये लॉ में ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ये जो हमने पेपर बनवाया था, मैंने कहा शेख साहब और दूसरे लोगों ने, उन्होंने इसको बाकायदा क्लियर किया कि ये सर इनके एसेट्स थे और इनकी लायबिलिटी थी। अगर आप कहेंगे तो मैं पेपर भी आपको दे दूंगा। और वो जो रिसीवेबल के हवाले से बहस थी कि रिसीवेबल क्या है, उसमें अगर ना भी निकलवाई हो सैलरी तो वो भी फिर भी जो है वो उसका तो मतलब यही होगा कि वो असासों में आती है। जी, वो असासों की डेफिनेशन में आती है, ना सिर्फ आती है बल्कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। आपको जो है ना अपना वेल्थ स्टेटमेंट तो आप दाखिल करते हो ना, आप वेल्थ स्टेटमेंट में दाखिल करेंगे, और वेल्थ स्टेटमेंट जब भी आप फाइल करोगे पाकिस्तान में आप ये बताओगे। ये तो इतनी सिंपल सी बात नहीं है कि मैंने अपने बेटे की कंपनी से वो सैलरी नहीं ली। साहब आपने जो लिए हैं वो आपके एसेट्स हैं, और वो इसलिए आपको एसेट्स दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास पैसे आ रहे हैं। ठीक, आप तो अंदर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो डिक्शनरी का मतलब जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, आप ले लें, और दूसरा ये कि रिसीवेबल की जो डेफिनेशन है उसमें वो असासे आएंगे। मेरा ख्याल है कि ये कोई शायद विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीवन हूएवर इज सेइंग, मेरा ख्याल है लेमैन भी ये बात कभी नहीं करेगा कि आप डिक्शनरी, ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी हो गई, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई, लॉ के ये डिक्शनरियाँ हो गई, ये आप जाकर देखें। हम दिन रात हमारी ये जो है ना स्कैंडल भरी पड़ी होती है लाइब्रेरियाँ, और उसमें जो है ना ये सारा एक और डिक्शनरी के मैंने निकालकर 20-20, 30-30 होते हैं वो जिसको हम इंपोर्ट करके यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, 7वां जो उनका ऑब्जेक्शन था और जो सवाल था, उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें इस तरह से 4 फैसले आए हों। हाँ, इधर 4 आए, फैसला तो एक ही आया जो कि 28 को आया। अब आप देखें, एक बेंच जब होता है, हमारे पास एक केस चला था ये 18वीं और 19वीं और 21वीं तरमीम वाला, जी,
मेरा ख्याल है 2015 में रिपोर्टेड है, जस्टिस नासिर मुल्क साहब उस टाइम हेड कर रहे थे इसको। वहां पर 17 मेंबर का बेंच था और 2 मेंबर ने अपना नोट लिखा, 8 ने फिर अपना एक नोट लिखा, उसके अलावा कुछ जजेस ने अपना अपना नोट लिखा और ये तमाम फैसले तमाम रख कर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जहां तक 18वीं तरमीम की ताल्लुक है उसका जो है 13/4 उन्होंने डिसाइड कर दिया कि पिटिशंस आर डिसमिस्ड। जहां तक वो था 21वीं तरमीम का, वो उन्होंने 14/3 वो कह दिया कि जो है ये डिसमिस्ड है। ये देखें, हर जज का इख्तियार है कि वो अपना एक नोट लिखे। जस्टिस आसिफ खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद खान का एक नोट बना, उसके बाद जस्टिस इनके तीनों के इजाज अफजल साहब का नोट एक बना, शेख अजमत शहजाद का एक नोट बना, एक इजाजुल एहसन साहब का नोट बना। इन तीनों ने कहा जी कि जीआईटी बनानी, ये तो बातें अब खत्म हो गई ना। और उसके बाद जब जीआईटी बनी और वो जो 2 जजेस जिनकी आप बात करते हो ना कि वो कैसे, उन्होंने आपको कोई क्लीन शीट तो नहीं दी हुई थी। उन्होंने, क्योंकि फिर जब उनका जजमेंट आ गया उन्होंने कहा हम 3 की जीआईटी बनाते हैं, तो फिर उस वक्त 5 मेंबर बेंच ने बैठकर ये कहा था कि हम जीआईटी बनाते हैं, क्योंकि ये भी एतराज उन्होंने उठाया, फिर 5 मेंबर बेंच, ये भी एतराज उन्होंने उठाया कि उन जजेस को क्या फैसला देने का हक था जिन्होंने जीआईटी रिपोर्ट देखी तक नहीं, ना सुनी, ना बहस पे जो है वो समात में किसी मरहले पे जो है वो उन्होंने हिस्सा लिया। तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं, आपको कह चुके हैं आप सादिक और अमीन नहीं हो। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 5 जजेस में यहां पर होता कि अगर वो ये कहते कि आप तो सादिक और अमीन नहीं हो और ये 3 कहते कि नहीं आप तो सादिक और अमीन हो, फिर तो आपका आर्गूमेंट बड़ा वैलिड था कि सर ये तो जो है ना बरी हो गए, फिर तो बड़ी खुशी की बात थी। ठीक, और राइट। मुझे रहमान साहब एक बात और सुने, रहमान साहब, हाँ, जिस दिन 20 अप्रैल को ये फैसला आया था और ये जीआईटी बनी थी, उसमें तो आपने खुशियां मनाई थी, आपने मिठाइयां तकसीम की, फिर आपका क्या एतराज रह गया अभी? ठीक है, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो बाकी सवालात हैं मियां साहब के वो भी हम इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की नशिस्त मियां साहब के 12 सवालात और उन पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की क्या राय है, बात हो रही है। इफ्तिखार चौधरी साहब, मैं अब 10वां सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये तो मियां साहब ने उठाया, उन्होंने कहा क्या पूरी अदालती तारीख का हवाला देकर उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि नैब की कार्रवाई और ट्रायल कोर्ट की जो है वो मॉनिटरिंग के लिए भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज का, मौजूद जज का जो है वो तकर्रुर कर दिया जाए और वो जज ऐसा हो जो पहले ही उस केस के अंदर जो है वो फैसला दे चुका है। इस किस्म की बहुत सी मिसालें हैं, अगर आपके पास कोई टाइम है, शायद उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की होगी। इस किस्म की बहुत सी मिसालें, मेरे वक्त में बहुत सी मिसालें थी जिसमें से सिटिंग जज जो कि हमारे ही बेंच में बैठा हुआ था और वो मॉनिटर कर रहा था और रिपोर्ट जब आती थी फिर उस जज को पेश होती थी और वो हमें लाकर दिखाता था और वो हम उसको चलाते थे। उसमें जो है ना ये नंदीपुर वाला जो केस था, बाद में उसको कमीशन को कंटिन्यू करवाया, वो जो कमीशन था। एक और केस था जो NICL वाले का था, जिसमें जो है ना वो एक बार कुरैशी साहब थे, वो जो वहां पर FIA के DG, एडिशनल DG थे, उनको ट्रांसफर किया। उसकी भी हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस जो बेंच में साथ बैठे वो मॉनिटर कर रहे होते थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको शाहजेब का केस नहीं बताया, शाहजेब का केस जब चल रहा था उस वक्त भी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी रिपोर्टें उसकी आती थी। जब जजेस की जो मॉनिटरिंग है वो कोई गैर नहीं, वो मॉनिटरिंग इसलिए करते हैं कि आप इसको एक्सपीडाइट करें और अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर आप चलें। और वो इसमें फैसला दे चुके हों उसी केस के अंदर। नहीं, उन्होंने कोई ऐसा फैसला हतमी तो नहीं दिया हुआ ना किसी ने भी। उन्होंने तो जीआईटी को कहा है कि आप जो है ना रिपोर्ट दें। और दूसरी बात ये कि उन्होंने सिर्फ ये करना है कि आप इसको 6 महीने में एक्सपीडाइट करवाएं, आप जो है ना प्रोसीजर को फॉलो करें। उसको आपने ये नहीं कहा कि आप इसको बरी कर दो या जो भी कुछ कर दो, आपको तो सारा मौका मिलना है वहां पर। आप इससे क्यों नाराज हैं कि वहां पर वो जो है ना वो, बल्कि आपके लिए तो अच्छी बात है कि जितनी जल्दी आपका केस हो, एक तरफ आपकी बात बने या दुरुस्त या गलत, कोई ना कुछ तो फैसला। कानूनी तौर पर इस चीज पर एतराज नहीं किया जा सकता कि अगर सुप्रीम कोर्ट हर वो ऑर्डर पास कर सकती के लिए अपने ही एक जज को जो है वो अपॉइंट कर, सुप्रीम कोर्ट हर वो ऑर्डर पास कर सकती है जो कि इंसाफ करने के तकाजों को पूरा करने के लिए जरूरी हो। ठीक, और इस मॉनिटरिंग के नीचे जो उनका 11वां सवाल था, ट्रायल कोर्ट जो है जहां पर अब उनके मैटर्स जाने हैं, वहां पर आजादाना तौर पर जो है वो काम हो सकेगा? क्योंकि ये भी बड़ा आम है उनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जज, ऐसा जज जो कि पहले फैसला दे चुका है, वो मॉनिटरिंग कर रहा है ट्रायल कोर्ट के सारे प्रोसेस की, तो वो अनफेयर हो जाएगा उनके साथ। तो अभी रिसेंटली आपने नहीं देखा, हज स्कैम के बीच में मिनिस्टर की सजा सेटिसाइड हो गई और उससे पेशतर बहुत से ऐसे केस थे कि बेल्स हो जाती थी।
और ऐसे भी केसेस थे कि वो ये जो एल्फेड्रीन वाला हमारा केस था जो कि मेरी कोर्ट में चल रहा था, उसकी बेल मैटर दूसरे बेंच के सामने लगा था, उन्होंने उसको बेल दे दी। ये नहीं, ये कोई ऐसी यूनिक चीजें नहीं है कि जो आज के दिन हुई हैं, और ये जूरिस्प्रूडेंस आज नहीं डेवलप हुई है, 200 साल पहले से डेवलप हुई है, और उस वक्त से इसकी मॉनिटरिंग होती है। मैंने आपको ये शेख लियाकत हुसैन वाले केस का नहीं बताया, और वो लोग बरी भी होते थे उसमें, लेकिन उसको जो मॉनिटर हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज आज भी करते हैं ताकि एक्सपीडाइट हो जाएं जितने भी टेररिज्म के केसेस होते हैं। की मॉनिटरिंग भी जो है वो कोई छंबे की बात नहीं है, वो सिर्फ एक्सपीडाइट कानूनी मामला चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है कि एक्सपीडाइट करें आप ये ना हो कि इतनी जजमेंट आ गई है और जजमेंट के बाद अब आप देखें ना, और इसके बैकग्राउंड में जाए, आप इनके बैकग्राउंड में जाए, कभी भी इनके केसेस में आपने देखा ना वो जो इनका था हुदैबिया पेपर मिल वाला, एट द एंड ऑफ द डे वो क्या हुआ कि वो क्वेश कर दी सुप्रीम हाई कोर्ट ने, और नैब के चेयरमैन ने इस बात की कोर्ट में आकर, या उनकी चेयरमैन ने या शायद प्रोसिक्यूटर जनरल था, उन्होंने आकर कहा कि आप जो है ना हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर देंगे अपील। आज तक तो कुछ नहीं हुआ, बाकी उसमें मेरी रिजर्वेशन है, वो कैसे अपील करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मगर ये अनफेयर नहीं होगा, या इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो जो कहते हैं कि एक आजादाना दिफा का जो हक है वो उनसे नहीं छीना जाएगा? दिफा तो आपने देना है, और आपने देना है, आपके वकील हैं, वो जज इंडिपेंडेंटली काम करता है। उस जज को ये तो नहीं कहा कि आप ऑर्डर पढ़ लें कि आप जो है ना हमारी मर्जी से इसको ये सजा दे दें, ये करें। ये कोई वो केस तो नहीं था कि जो वो एक जमाने में आपको याद होगा कि हमारे 2 लीडर्स को, उनको आसिफ जरदारी को और मोहतरमा बेनजीर मरहुमा को सजा दिलवाने के लिए जजेस टेप पर बातें करी, वो बात तो नहीं। ये तो ओपन कोर्ट में सारी बातें होती है। ठीक। वैसे तो वो भी, उनके भी जो असासाजात का रेफरेंस था वो भी गुज़िश्ता रोज जो वो खबर आई वो क्लियर हो गए। मगर 12वां सवाल में जो, और ये था नैब के हवाले से, ये उसी प्रोसेस के हवाले से, क्या नैब को कोई उनके कवायद के अलावा इजाफी उसे कह लें, हट के उसे कह लें, क्या सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे सकती है, कोई अदालती हिदायत किसी फैसले में दी जा सकती है कि आप इस तरह से काम करें? नहीं, इस कोर्ट में कौन सी, इस जजमेंट में कौन सी हिदायत दी है नैब कोर्ट ने? 6 महीने वाली के 6 महीने में आपने इतनी देर में ये भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ मेहरबानी की है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को अगर स्ट्रिक्टली करना होता तो वो कहती कि 1 महीने में फैसला करके लाएं, क्योंकि ट्रायल जो है कंक्लूड होना है, ये जो हमारा NAO 1999 है, 1 महीने के अंदर। उन्होंने फिर भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एक्सटेंड किया है पीरियड कि आप 6 महीने। आप देखें ये क्या होता है, कल जो आप जिस केस की बात कर रहे हो, मेरा ख्याल है कि मोर देन 17 साल वो चला, 2001 में वो रेफरेंस गया था एक्सपीडाइट करवाने की, और वो आखिर में क्या पता चला, शायद आज मैं पढ़ रहा था उसकी रिपोर्टिंग कि फोटोस्टेट कॉपी से दाखिल की। वो तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ आप चलें, और इसको देखें ना, अगर आपको ये कहा जाए कि आप जस्टिस जल्दी करें, केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ होने चाहिए, तो ये बुरी बात है कोई? और बल्कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी नैब में को तो 1 महीने के अंदर करना चाहिए, इन्होंने 6 महीने का उसको कहा। उनका इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 हफ्ते लाए, हालांकि इसके भी कम पीरियड होता है उनके पास, और इन्वेस्टिगेशन क्या उन्होंने कहा कि आप इसको प्रोसीजर करें ताकि एक्सपीडाइट हो जाए, अनसर्टेनिटी की जो कंडीशन है वो खत्म हो जाए। ठीक, इससे बेहतर क्या बात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दी, एब्सोल्युटली। उसके लिए जो TORs हैं, जिस तरह से एक मामला अगर नैब को जो है वो हिदायत दी जा सकती है? नहीं, नैब को बिल्कुल कोई हिदायत नहीं दी। नैब को उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप इतने दिनों में इसको एक्सपीडाइट करें। ये हिदायत नहीं है, जुडिशियल ऑर्डर है। हिदायत वो होती है कि जो आप जो है ना जुडिशियल ऑर्डर से अलहदा करके, ये बाइंडिंग है, जिसकी पास करने की उनके पास इख्तियार है। मैंने दोनों आर्टिकल आपके सामने 2 दफा बताए आपको। अच्छा, अब ये तो थे मियां साहब के इफ्तिखार चौधरी साहब 12 सवाल, इन पर तो हमने बात कर ली, मगर अब एक और इससे जो हटकर सवाल है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है कि क्या लार्जर बेंच बन सकता है रिव्यू में जब जाते हैं? और इसके लिए कहा जा रहा है कि इसके प्रेसिडेंट्स भी कुछ मौजूद हैं। तलोर के शिकार के लिए जो है वो जब मामला आया था, वो उसका मामला, फिर एक बैरिस्टर अली जफर के लाइसेंस का मामला था। मुख्तलिफ जजेस के साथ लार्जर बेंच बनाना, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है? चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव होता है। अच्छा, ये इस बेंच का, जो इस बेंच को रिव्यू सुनेगा, उनका प्रेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है ना 1980 वाले, उसके नीचे ये सारा प्रेरोगेटिव चीफ जस्टिस का होता है। चीफ जस्टिस साहब डिसाइड करेंगे कि कैसे बेंचेस बनते हैं। रिव्यू में उन्हीं 5 जजेस के पास जाना है? नहीं, इनिशियली तो 5 में लगेगा, इनिशियली तो 5 में लगेगा। अगर आपकी कोई है
कि जी इसका लार्जर बेंच बनाया जाए, फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। आप चीफ जस्टिस साहब को दरखास्त देते हो, चीफ जस्टिस साहब ने कई दफा लार्जर बेंच बने, इसमें कोई बात नहीं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। नहीं, वो इख्तियार है उनका, वो अपनी स्वाबदीदी इख्तियार जो है वो जाहिर है कि अदालती जो भी नजीर है उसके सामने रख कर उसको इस्तेमाल करेंगे। अब एक मामला बड़ा हसास जो कि सारी चीज में आ रहा है सामने, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला। तो आपका बड़ा मशहूर फैसला है यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे वो तो वजीर आजम थे, उन्हें जाना पड़ा। इस मामले में जो मियां साहब की अभी तकारीर हैं, जो जीटी रोड पर उन्होंने तकारीर की, लॉयर्स फोरम के सामने उन्होंने जो वो तकरीर की, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनकी तकारीर आती हैं? ये सरसरी नजर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रोजाना कमिट कर रहे हैं। अच्छा। और इसका मेरी गुजारिश होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसका कॉग्निजेंस लें। अच्छा, और ये चीफ जस्टिस आप कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं चीफ जस्टिस साहब को आपके फोरम से कि देखें ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। अगर इंस्टीट्यूशन की इस तरीके से तज़हीक होगी कि आप चौराहों में रोडों पर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कंडेम कर दोगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हुआ? डेमोक्रेसी आपकी चल रही है, हुकूमतें आपकी चल रही हैं, कोई आपको गदगन अभी तक हुआ नहीं है। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज तो नहीं वहां पर प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई हाई कोर्ट का जज तो नहीं बन गया। इसमें आपकी नाराजगी किस बात पर है? जब आपके हक में फैसले हों, दिन रात आपके हक में फैसले होते रहे, उस वक्त तो आप बड़े खुश हैं। एक फैसला ये असल में होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो जरा बड़े ज्यादा ज़र्फ के लोग होते हैं ना, वो बर्दाश्त करते हैं। देखिए नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में रहा था, और अगर ये कोई फैसला आ गया तो इसका एक तरीकेकार होता है, आप उस तरीकेकार को फॉलो करें। ये क्या कि रोना धोना, और इसमें कदगन क्या हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कानून के मुताबिक गवर्नमेंट चल रही है, आपकी पार्टी का एक प्राइम मिनिस्टर आ गया और वो प्राइम मिनिस्टर अपना काम कर रहा है। अभी कल भी देखें, परसों जो ये सिक्योरिटी कमेटी वाली इजलास थी, बड़ा हैंडल किया उन्होंने इशू को। इसी तरीके से अब आप देखें आपकी तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रही है, सेनेट का इजलास कल भी था। ये जो कहा जाता है कि फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और जब फैसला आ जाए तो उस पर तनकीद हो सकती है। तज़हीक नहीं हो सकती, तनकीद हो सकती है। आप तज़हीक कर रहे हो, आप जिस तरीके से लैंग्वेज आप इस्तेमाल